हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सेवा आयोग जो करवाने जा रही बीपीओ का एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम जो होगी ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो उसी का हम जो है प्रैक्टिस सेट आज हम लगाएंगे। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये 2 घंटे का पेपर होना है आपका। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं इसमें। 100 क्वेश्चन में से इसी में से ग्राम पंचायत कार्य उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं। तो सभी को हम इसमें फुल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आप ये अपने आप को जो है इसमें आकलन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बीपीओ का आज हम शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट। और इसका थ्योरी का अगर हम बात करेंगे तो थ्योरी पोर्शन भी हो चुका है। ठीक है, ग्राम पंचायती राज और बीपीओ से संबंधित कंप्यूटर के क्वेश्चन और बीपीओ से ही रिलेटेड यूपी स्पेशल क्वेश्चन। तो चैनल पेज पर जाइएगा, आपको वहाँ से उसका जो है पूरा मैराथन क्लास मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरुआत करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है अभी शुरुआत में ये आपका होगा जो है ग्राम पंचायती राज से। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे तो दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को जो है संगठित करने का निर्देश देता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना है इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों के को संगठित करने का जो है क्या देता है, निर्देश देता है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ये बातें कही गई हैं और इसमें राज्य की सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। और इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के लिए गठन हेतु जो है कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन, ठीक है, मतलब किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसमें, स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में जो है कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार जो है प्रदान करता है। और ये राज्य संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में बातें कही गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ऑप्शन दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इनमें से बताना है कि किसके तहत पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत, ये कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया था तो 1992 में आया था और यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो ये जो संशोधन आया था इसी के तहत जो है 1993 में जो है जोड़ा गया। ठीक है, और इसी में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, साथ ही साथ स्वशासन की इकाई के रूप में से संगठित किया गया। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तृतीय तल मतलब कि यही स्थानीय स्वशासन जिसको पंचायती राज कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन या तृतीय तल जो भी नाम आएगा वो इसी पंचायती राज के बारे में बातें कही जाएंगी। तो आपको याद रखना है तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो देखिए भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो ये 1993 में ऐड किया गया। ठीक है, ये कौन सा हुआ था संविधान संशोधन, 73वां और 74वां। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था। और ये दोनों को 1993 में जो है संविधान में जोड़ा गया। अब 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब लागू हुआ था, तो 1 जून 1993 को जोड़ा गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो सन दोनों का बराबर है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर जो है प्राप्त हुआ था। तो वो कौन सा था, तो वो हो जाएगा सी पार्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया, वो भाग कौन सा है, भाग 9 है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 243 से लेकर 243 ओ तक जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें इन सभी को जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची में टोटल विषय कितने रखे गए, तो 29 विषय रखे गए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है, मतलब किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऊपर बताया कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था, तो वो अनुसूची थी 11वीं अनुसूची, जिसको भाग 9 में जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जिसके पंचायती राज को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य जो है 11वीं अनुसूची में वर्णन है और इसमें टोटल 29 विषय रखे गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे। यदि पंचायत भंग होती है या पंचायत जो है खत्म हो जाती है तो इसको किस अवधि के अंदर जो है इसको दोबारा निर्वाचन कर दिया जाता है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन में दिया गया 1 माह, बी दिया गया 3 माह, सी दिया गया 6 माह और डी दिया गया 1 वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 6 माह। 6 माह के अंदर जो है पूर्व पुनः निर्वाचन करा लिया जाता है। और ये कौन से अनुच्छेद में बात किया गया, तो अनुच्छेद 243 के ई में ये बातें कहा गया है कि पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल समाप्त होने के पहले करा लिए जाएँ तथा यदि उसे पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिया जाए। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा और आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 माह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। इनमें से स्थानीय स्वशासन के जो कार्य हैं 29 विषय हैं, उनमें से कौन सा एक कार्य इनमें से नहीं होगा। जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं हो गई, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से लोक व्यवस्था का जो अनुरक्षण है ये स्थानीय स्वशासन का कार्य नहीं होता, इससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, ये राज्य सरकार से संबंधित होता है। ठीक है, राज्य सरकार से संबंधित होता है। बाकी जन स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता का प्रबंध हो गया, जन उपयोगी सेवाएं हो गई, ये सभी जो है स्थानीय स्वशासन के संबंधित है। और पंचायतों को अधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्वों से संबंधित जो अनुच्छेद वो कौन सा है, तो 243 का जी, 243 के जी में सारे अधिकार और कार्य दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया गया है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा दिया इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अब इसमें से बताना कि 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों में से कौन सा सही है। दोनों सही है, फिर या एक सही है, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दूसरा केवल सही है। ठीक है, इसमें से बताना, ऑप्शन कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन के बारे में अगर देखेंगे तो इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, जो कि ये सही है, बिल्कुल राइट है। दूसरा दिया गया है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो शहरी की अगर हम बात करेंगे तो ये 73वां संविधान संशोधन नहीं था, ये 74वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शहरी अगर जोड़ा जाएगा तो स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था वहाँ पर भी स्वीकार किया गया, लेकिन शहरी में जो किया गया वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न,
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है? इसमें से केंद्र सरकार लेती है या फिर राज्य सरकार लेती है, पर जिला न्यायाधीश या फिर चुनाव आयोग। तो पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्णय कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है। 243 के सी में अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 243 के सी में पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसके तहत जो है राज्य विधानमंडल के पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? ठीक है, इसमें से बताना है कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 के अगर हम आंसर की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वो कौन सा था उद्देश्य, वो कौन सा था अधिनियम? तो वो था संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के नाम से। ठीक है, तो इसको सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, और इसको पारित करके वर्ष 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की पंचायती राज प्रणाली स्थापित है? एक स्तरीय है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कौन सा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था 1957 की जो इनकी कमेटी थी, और उन्होंने सिफारिश किया था त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी पार्ट, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है कहाँ पर लागू है? उत्तर प्रदेश में लागू है। उन तीनों स्तरों का नाम क्या है? तो पहला उसमें आ जाता है जिला पंचायत, दूसरा उसमें आ जाता है क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, तीसरा उसमें आ जाता है ग्राम पंचायत। इसमें सबसे बड़ा हो जाता है जिला पंचायत, फिर बीच में क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम। जिला पंचायत जो होता है ये जिला सदस्यों के द्वारा, जो पंचायत सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है जिलाध्यक्ष चुना जाता है। बाकी इसके सदस्य जो चुने जाते हैं जिला पंचायत के, वो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत के जो बनते हैं वो प्रमुख कहलाते हैं, और इनका भी चुनाव किससे होता है? उनके बीडीसी यानी कि सदस्यों के द्वारा, और सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है, और सदस्य जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत का जो होता है चुनाव, वो ग्राम प्रधान होता है अध्यक्ष। ठीक है, और ग्राम प्रधान का सीधे चुनाव जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं शासित होती हैं। जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था है वो किस अधिनियम के द्वारा जो है शासन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 दिया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 दिया गया है। ए व बी दोनों, या ये व बी दोनों नहीं? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं शासित होती हैं वो ए व बी दोनों से होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम भी लागू है, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम भी 1961 वाला इन दोनों से लागू है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था ये किस डेट में किया गया है ये बताना। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की अगर हम बात करेंगे तो कौन से डेट में किया गया था? तो ये किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। कब किया गया था? 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल 1994 को हो जाएगा। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 के है। ठीक है, 243 के ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित है। ठीक है, जिसका एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा जिसे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो निर्वाचन से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका गठन किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। चलिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 21 वर्ष होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 कच्चा के अनुसार पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, सदस्य बनने के लिए। लेकिन मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो मतदान कर सकता है, लेकिन अगर पंचायत का सदस्य बनना है तो 21 वर्ष होना अनिवार्य है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की प्रतिवर्ष कितनी सामान्य बैठक होती है? उत्तर प्रदेश की अगर बात करेगा तो ग्राम सभा की बैठक की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक करवाया जाता है। 2 सामान्य बैठक होती है। एक कब होता है? एक खरीफ की फसल के कटने के तुरंत बाद होता है,
और दूसरी होती है रबी की फसल के कटने के तुरंत बाद होता है। ठीक है, रबी, रबी मतलब गेहूं की फसल कटने के तुरंत बाद होता है, और खरीफ मतलब धान की फसल कटने के तुरंत बाद होता है। तो इस तरीके से दो उत्तर प्रदेश में लागू दो सामान्य बैठक करवाई जाती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है उत्तर प्रदेश में? तो वो करता है प्रधान। कौन करता है? प्रधान करेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रधान होता है वो नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्षता ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर कितने दिन के अंदर असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है? यानी बैठक बुलाई भी जा सकती है, तो कितने सदस्यों की मांग पर, सदस्यों ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर कितने दिन के अंदर बुलाई जाएगी? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, 30 दिन के अंदर। ग्राम प्रधान जो होते हैं नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर, अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5, ठीक है, कम से कम 1/5, 1/5 की मांग पर जो है ऐसी मांग के दिनांक के 30 दिन के अंदर किसी भी समय असाधारण बैठक बुला सकता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की किसी बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का संख्या जो है आवश्यक है? तो ग्राम सभा की किसी बैठक की अगर गणपूर्ति के लिए जब सदस्य संख्या की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 1/5 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले अथवा मामलों पर ग्राम सभा विचार कर सकती है? इनमें से ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण पर, ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि, ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम, या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? तो यहाँ आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ये सभी जो तीनों मांगे हैं इस मामले पर जो है ग्राम सभा का विचार जो है कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ग्राम पंचायत में खातों का वार्षिक विवरण के बारे में पूछ सकती है, पूर्ववर्ती जो वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी रख सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो उनका नाम है भालचंद्र शुक्ल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1994 में गठन किया गया था। संविधान का अनुच्छेद इसके लिए 243 के झा का पहला दिया गया। ठीक है, 243 के झा का पहला अनुच्छेद जो दिया गया है, इसके तहत जो है अध्यक्षों को जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त आयोग के 10वें अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये प्रथम राज्य वित्त आयोग हो गया। अब केंद्रीय आयोग के 10वें अध्यक्ष पूछा जाना है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केसी पंत। 10वें अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत थे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 280 है उससे उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार जो है अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसमें पहले कौन थे? केसी नियोगी। ठीक है, पहले कौन थे? पहले वाले याद रखिएगा, केसी नियोगी। 10वें केसी पंत हैं। ठीक है, 15वें कौन है? एन के सिंह। 15वें कौन है? एन के सिंह। तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए, एन के सिंह के पहले वाई बी रेड्डी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संगठन की संरचना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। अब वित्त आयोग के संगठन एवं संरचना के बारे में पहला दिया गया कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। दूसरा दिया गया वित्त आयोग के सदस्यों का चयन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के द्वारा किया जाता है। तीसरा, वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव व ज्ञान होना चाहिए। चौथा दिया गया वित्त आयोग के अध्यक्ष को वित्त व लेखा का ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें से बताना है कौन सा इन चारों में से विकल्प वित्त आयोग से रिलेटेड संबंधित सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहला जो दिया गया वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, जो कि सही है। दूसरा है वित्त आयोग के सदस्यों का चयन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए सार्वजनिक जीवन में पर्याप्त अनुभव का ज्ञान होना चाहिए। तो जब तक अध्यक्ष जो होगा उसको ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो कैसे वित्त आयोग संभालेगा? तो ये भी सही है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष को वित्त एवं लेखा का ज्ञान होना चाहिए, जो कि ये कोई जरूरी नहीं है, वित्त एवं लेखा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सही है, 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सही है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसका आंसर क्या होगा?
संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो देखिए वित्त आयोग जो होता है ये अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 281 के तहत इसको जो है अधिकार दिया गया प्रावधान है कि वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। यानी राष्ट्रपति के सामने वित्त आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत और संसद के सामने राष्ट्रपति रखवाता है। तो इस तरीके से आंसर सी पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत के में वित्तीय अंशों का विभाजन प्रतिशत कितना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये अगर हम बात करेंगे इसके वित्तीय विभाजन परसेंटेज में, तो यहाँ पे देखिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत 20:10:70 का चलता है। ठीक है, 20:10:70 मतलब कि पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 20% जिला पंचायत को दिया जाता है, क्षेत्र पंचायत को 10% और बाकी 70% जो है वो ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2021-22 से 2025-26 तक पानी तथा स्वच्छता के लिए स्वीकृत सशर्त अनुदान कितना दिया जाएगा या कितना अनुदान दिया गया है? तो देखिए 15वें वित्त आयोग जो सिफारिश किया गया उसके अनुसार कितना दिया गया है ये बताना। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, कुछ आंकड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। 1,42,084 करोड़ रुपए जो है अनुदान दिया गया है, इतने रुपए की स्वीकृति किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत क्या है? अनुदान है, ऋण है या फिर दोनों है या फिर कोई नहीं है? इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो अनुदान और ऋण दोनों होता है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के संबंध में सही विकल्प इसमें से चयन करना है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताना इसमें से कौन सा सही है। चलिए, तो इसमें देखिए राज्य वित्त आयोग के बारे में पहला दिया गया, वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत से संबंधित विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, जो कि सही है राज्य वित्त आयोग के बारे में। और वित्तीय और आर्थिक मामलों में संबंधित वित्त एवं लेखा का ज्ञान होना चाहिए, तो इसका भी जानकारी होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, वित्तीय मामलों और प्रशासन का व्यापक अनुभव होना चाहिए, तो ये भी तभी राज्य वित्त आयोग को संभाल पाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जो वित्त आयोग अधिनियम 1951 है तथा इसका संशोधन भी किया गया था 1955 में। ठीक है, तो इसके अधीन जितने भी नियुक्ति के लिए इसमें जो चीज़ें हैं वो सभी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में वित्तीय पारदर्शिता है तो अपनाए गए सही विकल्पों का चयन करना है इनमें से। लेखा परीक्षा, सोशल ऑडिट, ई गवर्नेंस या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए पंचायतों के आर्थिक और वित्तीय सशक्तिकरण तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपायों को लागू किया गया, जिसमें लेखा परीक्षा आता है, सोशल ऑडिट हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, तो ये सभी सही है। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें किसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष रखवाई जाती है? जैसे केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश जो होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष रखकर और उसके बाद उससे सिफारिश करवाई जाती है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे वो संसद में रखवाई जाती है। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है, तो राज्य वित्त आयोग में द्वारा राज्य एवं स्थानीय स्वशासन के बीच आगमों एवं करों के बंटवारे तथा वित्तीय प्रशासन से संबंधित सिफारिशों को राज्यपाल जो है विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। तो यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा आंसर। ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर की अगर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो ये है सेवा प्रदाता और नागरिकों अथवा उपयोगकर्ताओं के बीच विकास को बरकरार रखता है। तो ये आंसर इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिटीजन चार्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, सिटीजन चार्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागरिक चार्टर किन तीन मूलभूत पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपकरण? नागरिक चार्टर या फिर सिटीजन चार्टर? तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे तो पारदर्शिता। ठीक है, तीन मूलभूत इसका पहलू हैं जो कि इसके लिए प्रभावी उपकरण। जो पहला आता है उसमें पारदर्शिता, दूसरा हो गया जवाबदेही, तीसरा हो गया सुशासन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव और विकास खंड के बीच कौन सा माध्यम है, कौन सी कड़ी होती है गांव और विकास खंड के मध्य? तो गांव और विकास खंड के मध्य अगर हम बात करेंगे तो जोड़ने वाली जो एक कड़ी है उसका नाम होता है पंचायत सहायक। आंसर ए पार्ट से है। ठीक है, पंचायत सहायक जो होता है गांव और विकास खंड के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, पंचायत सहायक। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायत सहायक का नियोक्ता कौन होता है? सचिव होता है, प्रधान होता है या फिर दोनों
होते हैं। तो पंचायत सहायक की अगर हम बात करेंगे तो प्रधान और सचिव की सहायता से राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा। ग्राम सचिवालय का संचालन कर्ता कौन होता है? तो ग्राम सचिवालय का संचालन कर्ता यही होता है पंचायत सहायक ही, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। यदि गांव के किसी भी व्यक्ति को जो है कोई ऑनलाइन कार्य करना है तो वो अपने ग्राम सचिवालय जाकर पंचायत सहायक से अपना कार्य करा सकता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? पहला इसमें दिया गया है कि सिंचित योग्य कृषि योग्य क्षेत्र विस्तार करना। दूसरा है मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। तीसरा दिया गया कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना। तो इसमें से क्या उद्देश्य है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का? इनमें से कौन कौन सा पार्ट सही है ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि भूमि में उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना इसका मेन कारण है, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बाकी सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना इसका उद्देश्य नहीं है। मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने ऋण की मात्रा से संबंधित ऋण का काम जो बैंकों का होता है, तो ये भी संबंधित नहीं है। हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो सिर्फ उर्वरकों के अति उपयोग को जो है रोकना इसका काम है। तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ये जो राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो फरवरी, इसको भी याद रखिएगा, 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है। कहाँ से शुरुआत किया गया था? तो राजस्थान के सूरतगढ़ से। ठीक है, सूरतगढ़ से। तो यहाँ से इसका शुरुआत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक 2 वर्ष में किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरक प्रथाओं में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए आधार प्रदान किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि एनएफएसएम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं शब्दों पर आपको ध्यान देना है। इनमें से कौन सा एक इसका उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है कि उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मतलब उद्देश्य नहीं होगा। दूसरा अगर देखेंगे तो सुधारित के तो उत्पादन तकनीक का निर्देशन, तो ये सही है। साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ये भी सही है। फसलों की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना, तो ये तीनों इसका मुख्य उद्देश्य आता है। हमें कौन सा बताना? ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं ऑप्शन ए हो जाएगा और यही ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। एनएफएसएम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये अक्टूबर 2007 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहा था? तो इसका उद्देश्य था गेहूँ, चावल, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्य जो फसल है जैसे गन्ना, कपास, ये सब हो गया, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, सुधारीकृत उत्पादन तकनीक का निर्देशन, साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना, फसल की नई विकसित किस्मों का प्रचार प्रसार करना आदि इन सभी का उद्देश्य रहा था। तो आंसर ए पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? इनमें से तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन के बढ़ाने के उद्देश्य में जो है सम्मिलित नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तिलहन इनमें से नहीं था, आंसर ए पार्ट सही है। ठीक है। बाकी अन्य इसमें कौन सी फसलें थी? तो गेहूं था, चावल था, दाल था, मोटा अनाज, वाणिज्यिक फसलें आदि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 2017-18 की अगर हम बात करेंगे तब उस समय 53.5% रहा करती थी। अभी 2022-23 की अगर तहत देखेंगे तो इसमें महिलाओं की भागीदारी 57.43% हो गया। ठीक है। तो अभी ये डाटा लेटेस्ट वाला याद रखिएगा, ये 2017-18 के पेपर में पूछा गया होगा इस तरीके से क्वेश्चन 2017-18 में, तो उसी को दिए दिएगा। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है बताना है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जो है ये भारत निर्माण का एक हिस्सा है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत निर्माण, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा किसान पायलट कार्यक्रम आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से आरंभ किया गया? अब किसान पायलट कार्यक्रम और किस मंत्रालय के द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो ये आरंभ जो किया गया है इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका उद्देश्य है फसल बीमा वितरण करना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? फसल बीमा वितरण। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, फसल बीमा वितरण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए क्या लाभ है? तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला दिया गया कि मृदा के बह जाने की रोकथाम करना हो जाएगा इससे। ठीक है, ये सही है। देश की 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, इसका लाभ नहीं है।
वर्षा जल संग्रहण करना और भौम जल स्तर का पुनर्भरण करना, ये इसके लाभ हैं। एक प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन ये भी होता है। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, सी पार्ट इसका सही है। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम कार्यान्वित करा गया, इसके इतने सारे लाभ हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। इसमें युग्मों पर विचार करना है। कार्यक्रम दिया गया मंत्रालय, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। दूसरा दिया गया मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। वर्षा पूर्व क्षेत्रों है तो जो है राष्ट्रीय जल संवर्धन विकास और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इनमें से अगर देखा कोई सुमेलित नहीं, सब गलत है। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मतलब चलाया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही चलाया गया है। वर्षा पूर्व क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल संवर्धन विकास योजना ये कृषि मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, ठीक है, कृषि मंत्रालय। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो त्वरित अवस्थापना विकास कोष यानी कि RIDF इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी स्थापना नाबार्ड के तहत 1995-96 में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को अल्प लागत निधि सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीण उद्योग से अर्थ इससे संबंधित नहीं, बाकी ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण इससे संबंधित था, न कि ग्रामीण उद्योग से संबंधित। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, हमें नहीं वाला बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या, उद्देश्य, ध्येय मतलब उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरुआत किया गया था, सन 2000 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य रक्षण हो गया, पेयजल हो गया, आवास है, ग्रामीण सड़क है आदि का निर्माण करना। तो यहाँ आंसर ए पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है। पहला दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नए विनिर्माण उद्योग और कृषि व्यापार केंद्र स्थापित करते, तो ये बिल्कुल सही है, इसके स्थापना करके जो है इसमें सुधारने का प्रयास किया जाता है ग्रामीण आजीविका मिशन में। दूसरा, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करने, तो ये भी सही है। कृषकों को निःशुल्क बीज, उर्वरक, डीजल पंप सेट, लघु सिंचाई का संयंत्र देखा, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इन तीनों का जो दिया गया है ये सुधारने का एक प्रकार प्रयास करता है इन तीनों के माध्यम से, तो यहाँ पर आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे मदद करना है, 3 जो सूची दिया गया है इसमें से कथन बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए, पहला दिया गया DRDA देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। DRDA मतलब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण इसका जो है पूरा नाम है, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जिला स्तर पर एक प्रमुख अंग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 47 की अगर हम बात करेंगे तो ये DRDA देश के पंचायती राज संस्थाओं के रूप में तो कार्य नहीं करता, तो ये पहला गलत हो जाएगा, DADA। ठीक है, अब यह DADA लिखा है निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उनका समाधान, तो ये भी गलत है, वैज्ञानिक अध्ययन ये रिसर्च नहीं करते। फिर आ जाता है DRDA निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो, तो ये सही है। तो केवल 3 सही है इसमें, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन सा है। ठीक है, आशा के कार्य बताना है, और इनसे 48 का पहला कार्य, दूसरा कार्य दिया गया आशा का, इसके बाद इसके अन्य कार्य इधर तीसरा और चौथा कार्य दिया गया, और ऑप्शन इस तरीके से बताना है कि कौन कौन सा होगा। तो आशा के कार्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आशा के कार्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, तो ये इसका कार्य होता है आशा का।
दूसरा है गर्भावस्था के प्रारंभिक संसूचन के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट प्रयोग करना, तो ये भी कार्य होता है। तो पहला दूसरा तो सही हो जाएगा। तीसरा इसमें दिया गया है कि पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में सूचना देना, ठीक है, पोषण एवं प्रशिक्षण के रूप में सूचना देना, तो ये भी सही है। बच्चे के प्रसव का ऑपरेशन करना, तो आशा का काम ये नहीं होता। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 100 क्वेश्चन टोटल है, अभी 49 हुआ, आधा पर पहुंचे हैं, ठीक है, आधा और बाकी है। पूरा देखिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा, ठीक है। अभी तो कंप्यूटर आना बाकी है, इसके बाद तो यूपी स्पेशल आना बाकी है। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का इनमें से पात्र है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें से कौन लाभ प्राप्त कर सकता है, तो देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार का अकुशल श्रम करने का इच्छुक वयस्क सदस्य जो है लाभ करने का प्राप्त करता है। केवल अनुसूचित तो गलत हो गया, गरीबी रेखा के नीचे ये भी गलत है, सभी पिछड़े समुदाय तो ये भी गलत है। यहाँ पे जो है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है इसका लाभ प्राप्त करते हैं मनरेगा के तहत। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही है। आम आदमी बीमा योजना, तो आम आदमी बीमा योजना, अब इस योजना के नाम से पता चलता है कि बीमा से संबंधित काम इसमें होगा। पहले दिया गया इस योजना के अंतर्गत बीमा के रहते व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमायु सदस्य होना चाहिए, तो हाँ इसका ये सही है, तभी बीमा का वो लाभ उठाएगा। दूसरा दिया गया बीमा व्यक्ति जो बीमाकृत व्यक्ति है 30 से 65 वर्ष की आयु में वर्ग में होना चाहिए, तो ये गलत है। बीमाकृत व्यक्ति की आयु जो है वो 18 से लेकर 59 वर्ष तक दिया गया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया योजना में बीमाकृत व्यक्ति के कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है, तो ये सही है, ठीक है, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना की शुरुआत मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये एक विशेष कृषि उपज योजना शुरुआत किया गया था, तो यहाँ निर्यात योग्य कृषि उत्पाद हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू किया गया था और कब लागू किया गया था, इसका आंसर बताइए। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है लागू किया गया था 1992 में, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित किया और इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था। इसका लक्ष्य रखा गया 2009 तक लक्ष्य रखा गया था कि सभी घरों तक बिजली पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा जिसको कहते हैं, अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर यह कानूनी व्यवस्था है, इसलिए अन्य से अलग है अन्य योजनाओं से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये रोजगार की कानूनी गारंटी देता है वित्तीय वर्ष में कितने दिन की, 100 दिन की, ठीक है, कितने दिन की, 100 दिन की जो है रोजगार की वित्तीय गारंटी जो है देता है, कानूनी गारंटी देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिन के लिए जो है रोजगार गारंटी दी गई है, तो उनकी संख्या क्या है, तो 100 दिन, अभी ऊपर बताया 100 दिन हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है वो होता है ग्राम सेवक। कौन होता है, ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक के रूप में जाना जाता है। सरकार ने ग्राम सेवकों के पद में बदलाव किया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पंचायत में जो है ग्राम विकास अधिकारी केवल सरपंच के प्रति उत्तरदायी होता है। अभी ग्राम सेवक का कार्य गांव में जो है सरकार की अनुमति के अधिकार, गांव के विकास और धन से संबंधित सभी अभिलेख का अभिलेख रखना होता है। अब इसे ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नाम से जाना जाता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव जो है किसी नाम से जानते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं जो सचिव होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ग्रामीण क्षेत्रों में
जन्म और मृत्यु पंजीकरण किसके द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस में भी दिया, जन्म और मृत्युकरण पंजीकरण का जो चीज़ें हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किसके द्वारा दिया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये दिया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक एवं सचिव नियुक्त करने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो ये सिफारिश किया गया था गिरधारी लाल व्यास समिति के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गिरधारी लाल व्यास, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आदर्श ग्राम पंचायत, आदर्श ग्राम पंचायत कार्यक्रम जो है इसका शुभारंभ किया गया था सीकर। सीकर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। सीकर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो यहीं से शुरुआत किया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज्य की कल्पना किसने किया था? तो ग्राम स्वराज्य की कल्पना की अगर हम बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना 61, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुभारंभ किया गया? तो यह शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर को जयंती होती है जयप्रकाश नारायण की, जयप्रकाश नारायण की जयंती होती है। तो इन्हीं की जयंती पर 2014 में आज सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया था। PMAGY का पूरा नाम, PMAGY का पूरा नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, PM मतलब प्रधानमंत्री, A मतलब आदर्श, G मतलब ग्राम, वाई फॉर योजना। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसका फुल फॉर्म नाम हो जाएगा। आंसर बी पार्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्रमुख उद्देश्य है जनजातीय आबादी वाले गांव में बुनियादी ढांचा प्रदान करना। बिल्कुल सही। जरूरतों, संभावनाओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना। बिल्कुल सही। स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, यह भी सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्या है, जो है उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सचिव ग्राम पंचायत में कैसे नियुक्त होता है? सचिव, सचिव जो नियुक्त किया जाता है ग्राम पंचायत में वो कैसे नियुक्त होता है? तो ग्राम पंचायत सचिव जो होता है गैर चयनित प्रतिनिधि होता है, जिसका चयन राज्य सरकार की सेवा के द्वारा किया जाता है, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गैर चयनित प्रतिनिधि होता है। बिल्कुल सही। इसका चयन राज्य सरकार की सेवा द्वारा किया जाता है, जो पंचायत की गतिविधियों को देखता है, भी सही है। यह पद सरकारी होता है, जिसकी आप तैयार कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। अधिकांश राज्यों में उसकी नियुक्ति जो है जिम्मा पंचायत और ग्रामीण विकास के पास होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है इसका चयन राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं? आप कार्य जान लीजिए। तो ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य होता है ग्राम पंचायत के विकास कार्यों का प्रस्ताव, रोजाना की गतिविधियों का लेखा जोखा करना, यह कार्य होता है। साथ ही लिपिकीय कार्यों और धन का लेखा जोखा रखने का काम भी करता है। ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार का काम कौन करता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव ही करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, और इसे अगर हम बात करेंगे तो पंचायत कार्यालय का क्या कहा जाता है? प्रभारी भी कहते हैं। यह ग्रामीण के बीच सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के काम के कारण मूल रूप से क्या होता है, सरकार और ग्राम पंचायत के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया ग्राम पंचायत के, जो कि 65 क्वेश्चन थे। अभी हम शुरू करेंगे भाग 2 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 66 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर दिया गया है, पहला आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें से बताना है कि इसके बारे में कौन सा कंप्यूटर के बारे में पार्ट सही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सभी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी चारों। ठीक है, सभी क्या है, चारों सही है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर वाला जिला जो है उसका नाम है मल्लपुरम। मल्लपुरम जिला कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। और यहाँ पे नवंबर 2002 में केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है एक परियोजना शुरुआत किया गया था, जिसका लक्ष्य था उस जिले में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाना। तो वो पूरा हो गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कौन सा डिवाइस कहलाता है? तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में है।
तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। डाटा प्रोसेसिंग का नाम सुना होगा, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इसके बाद उसको जानकारी में बदलना, तो ये डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चिन्हात्मक डाटा यानी अल्फा न्यूमेरिक डाटा किस में प्रयोग किया जाता है? तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा का प्रयोग करते हैं जो है, इसमें करते हैं अंकों का प्रयोग करते हैं, इसमें अक्षरों का और चिन्हों का, इन तीनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये सभी मिलकर जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा बनता है। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा मतलब किया और किसने किया? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय जाता है CRC यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो CRC हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रे रिसर्च कंपनी। जो कि इसने वो कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था Cray-1S, उसका नाम रखा गया था उस कंप्यूटर का, जो कि सुपर कंप्यूटर था। और भारत में अगर हम बात करेंगे तो CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ये पुणे में है, पुणे में स्थित है। और इसने बनाया था जो सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर, वो था परम 8000। ठीक है, परम 8000 सुपर कंप्यूटर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनुपम। क्या नाम है? अनुपम नाम है, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुपम नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? तो डाटा को परिवर्तित करता है, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाटा को कौन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के द्वारा, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन को डाटा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है IBM का पूरा नाम। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1911 में किया गया था। 1911 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसको तब इसका नाम था कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से, लेकिन 1924 में इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नाम हो गया था बदल कर जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया था, कहाँ पर किया था? तो अभी बताया ऊपर, परम का निर्माण पुणे में हुआ था। किस कौन सी कंपनी? तो CDEC कंपनी है जिसके द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, परम 8000, उसका पूरा नाम क्या था? परम का परम 8000। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर था ये 1991 में जो है इसका निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है? IC चिप जो प्रयोग किया जाता है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो दोनों याद रखिएगा। सिलिकॉन जो होती है पतली चिप होती है, जिस पर जो है जिसके द्वारा इस पर क्या होता है, अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। बाइनरी सिस्टम या द्विधारी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो जो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करता है उस कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक प्रयोग होता है, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा, तो इन दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? इनएक। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है, जिसका आविष्कार इन दोनों बंधुओं ने किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, तो यह हो गया कंप्यूटर। अब हम देखेंगे यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। और तो क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र के केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश किस शहर में फांसी दिया गया था? तो इन्हें फांसी जो दिया गया था वो कौन सा जेल था, कहाँ दिया गया था? तो गोरखपुर में फांसी दिया गया था। बी पार्ट हो जाएगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी रहे थे और इन्होंने
सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को जो है लूट लिया था, सफलतापूर्वक लूटा, और यह घटना काकोरी कांड कहलाती। इसके तहत जो है 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें लंबी सजा दिया गया 17 लोगों को, 4 लोगों को जो है आजीवन कारावास दिया गया, 4 लोगों को क्रांतिकारियों को जो है तो फांसी की सजा दी गई थी। उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी की सजा इन्हें फांसी दिया गया था गोरखपुर में। दूसरे थे अशफाक उल्ला खां, ठीक है, अशफाक उल्ला खां थे, इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और इन्हें फैजाबाद में फांसी दिया गया था, फैजाबाद की जेल में। इसके बाद तीसरे थे रोशन लाल जो थे ये नैनी प्रयागराज में इन्हें फांसी दिया गया था। इसके बाद चौथे थे राजेंद्र लाहड़ी थे, इन्हें गोंडा में फांसी दिया गया था। तो इस तरीके से इन चारों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो यह हस्ताक्षर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ उपयुक्त लौकिक है, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से है? ठीक है, तो ये बताना ये पंक्ति जो है किस से संबंधित है। तो ये पंक्ति जो संबंधित है आल्हा खंड से संबंधित है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आल्हा खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश है, बताना सही है गलत। तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान आता है भारत का, तो आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है, तो दुग्ध उत्पादक गलत हो, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं आता उत्तर प्रदेश, ठीक है। देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चावल का उत्पादक भी नहीं आता पहले, चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें मिलान करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया अधिवेशन को मिलान करना, ठीक है। मेरठ में कब हुआ था अधिवेशन, और कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में, बताना। तो मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में, ठीक है। मेरठ का अधिवेशन कब हुआ था? 1946 में। कानपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में 1925 में हुआ था। और लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1916 में, और बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में। तो इस तरीके से मिलान करने को भी आ जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें सही है सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं इनमें से? ठीक है, स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश के मेले दिया गया है। जल विहार मेला बुंदेलखंड में लगता है कि नहीं लगता है? तो ये लगता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल दिया गया है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दिया गया है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर दिया गया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो गलत यही है, बलदेव छठ का मेला जो पूर्वांचल। बलदेव छठ का मेला जो लगता है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता है, मथुरा में, पूर्वांचल में नहीं लगता, ठीक है। मथुरा पूर्वांचल में नहीं आता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा सी पार्ट, गलत वाला बताना था, बाकी सारे सही हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? इनमें से बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, इनमें से कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, सीमा से टच नहीं करता? तो यहाँ पे कुशीनगर आंसर हो जाएगा। कुशीनगर जो है वो टच नहीं करता नेपाल से, ठीक है। बाकी इसमें 7 जिले टोटल नेपाल के साथ टच करते हैं, उनमें बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, बहराइच हो गया, और पीलीभीत हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो देखिए वो मेला का नाम है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट है, मेरठ में लगता है, ठीक है। मेरठ में मेला लगता है जहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई की अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो उत्तर प्रदेश अब नाम आएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का ही है। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। वर्तमान अवस्थित दिया गया प्रदेश, पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिया गया है। कोल या कोयल अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें से हमें क्या सुमेलित नहीं, कौन सा बताना कि कौन सुमेलित नहीं, ठीक है। तो कोल या कोयल अलीगढ़ जो कि सही है, महोत्सव नगर महोबा ये भी सही है, कन्नौज दिया गया है महोदय श्री, ठीक है, और जजाक भुक्ति दिया गया कौशाम्बी। तो गलत कौन सा? गलत डी पार्ट है, बाकी तीनों सही है।
कौशाम्बी और जेजाक भुक्ति जो दिया गया, जेजाक भुक्ति पुराना नाम था बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र को पुराना नाम था जेजाक भुक्ति। तो ये हो जाएगा गलत, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? बनारस विद्रोह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 1778 में 1778 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कर के अतिरिक्त 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे चेत सिंह ने स्वीकार कर लिया था। इसके पहले उन्होंने जो है बनारस विद्रोह किया था। ठीक है। तो ये हुआ 1778 में। इसके बाद 1779 में फिर हेस्टिंग ने 5 लाख रुपए की मांग की, तथा 1780 में फिर हेस्टिंग के द्वारा चेत सिंह से 2000 घुड़सवारों की मांग कर दी, जिसे देने में उन्होंने असमर्थता जताई तथा 500 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिक कंपनी के लिए भेज दिए। इससे हेस्टिंग क्या हो गया, नाराज हो गया चेत सिंह से और बंदी बना लिया। इसके बाद इन्होंने जो है चेत सिंह ने सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया और अनेक अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ये कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी के 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भीतरगांव मंदिर से संबंधित दोनों पार्ट सही है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट 1 और 2। ठीक है। ये मंदिर जो है ईंटों द्वारा निर्मित है, जो कि प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थल माना जाता है, जिसमें ऊंची छत और शिखर है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जिसको हम कहते हैं जीआई टैग, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है? तो ब्लैक पॉटरी से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो ये आता है आपका आजमगढ़ जिला पे निजामाबाद स्थान है, वहाँ ये इसका काम अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके लिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। काली मिट्टी के बर्तन, ब्लैक पॉटरी इसको कहते हैं, काली मिट्टी के बर्तन, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है। और ये विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बताना है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा दिया गया प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो केवल एक सही है। ठीक है, दूसरा नहीं सही। अन्न में अगर देखा जाए तो जौ और धान जो दिया गया ये गलत है। अगर हम बात करेंगे तो लोहरा देव जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, वहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके बाद आलमगीरपुर से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसलिए केवल एक सही है उत्तर प्रदेश रिलेटेड। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो गेहूं और जो है प्राचीनतम कृषि अनाज है, लेकिन वो जो है प्राप्त नहीं हुए यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा इसका ये पार्ट, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोकगीत और गायन के अवसर, चैती कब गाया जाता है? तो चैती गाया जाता है मौसमी गीत में। ठीक है, कब गाया जाता है? मौसमी गीत में गाया जाता है। कजरी कब गाते हैं? तो कजरी गीत जो होता है ये लोकगीत विवाह और मौसमी गीत में गाते हैं। ठीक है। रसिया लोकगीत जो है यह कब गाया जाता है? तो रसिया लोकगीत जो है ब्रज का लोकगीत है, ब्रज में गाया जाता है। सोहर जो है संस्कार गीत होता है, जो कि जब कोई संस्कार होता है तब उसमें गाया जाता है। तो इस तरीके से ये मिलान करने के लिए भी आ जाता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 8 महाजनपद थे। 8 महाजनपद में नाम भी याद रखिए, कुर है, पांचाल हो गया। ठीक है, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। पांचाल के बाद काशी हो गया, कौशल हो गया। ठीक है, ये सभी कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल के बाद सूरसेन मथुरा वाला पार्ट। ठीक है, सूरसेन मथुरा वाला पार्ट। इसके बाद आ गया चेदी हो गया, फिर वत्स हो गया, वत्स हो गया और मल्ल। ये 8 जो हैं आपके महाजनपद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किन फसलों का अग्रणी उत्पादक यानी प्रथम स्थान पर कहाँ पर आता है? इनमें से देखिए, गेहूं में प्रथम स्थान आता है, आलू में आता है और गन्ना में आता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। और इसमें अगर धान की देखेंगे तो धान में नहीं आता। धान में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर और धान में उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर आता है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है।
मूंगफली उत्पादन में गुजरात और कपास उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने किस देश के ISI LSEA को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया गया है ये इराक का है, ठीक है, इराक का है। इसको जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया? तो यह शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का प्रैक्टिस सेट एंड करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा प्रैक्टिस चल लगा, सुधार करने की जरूरत हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।